वो अपने कमरे की उस खिड़की की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी जहां से कभी वो कूदा था। वो जज्बात के उस किनारे पर खड़ी थी जहां से सब कुछ टूटता फूटता ही नजर आता है। एक दीवाने किसी कैफे जो अपने वजूद के पताल में उतरकर एड़ियां रगड़ने लगता है, दहन से कुर्बंगेज आवाजें निकालता है और आलम दीवानगी में खुद को इधर उधर पटकता है। खुद पर हमला आवर हो चुकी कपकपी को नातवा करने के लिए उसने अपने गिर्द बाजू लपेटे। ये इंतहा थी जानकारी की। अरूज कहीं पीछे रह चुका था, मोहब्बत उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। वो आलम फना में थी। दुनिया में बहुत कुछ जरूरी होगा लेकिन आलियान से पहले नहीं, उससे पहले सब फना ही होगा और उसके बगैर भी। आलिम यकीन के पट उस पर वाह हुए और उसने जाना कि वो उससे जुदा होने की मुतहम्मिल हो सकती है अगर जिंदा ही ना रहे। हाँ, यही वो बात थी जो बहुत पहले तय हो चुकी थी और मुनकशिफ अब हुई थी कि अब जो उसके बगैर होगी वो जिंदगी नहीं होगी। अब फूल खिलेंगे न बहार आएगी, खुशियों का मुंतज़िर रहा जाएगा ना मुस्कुराहटों को खुशामदीद कहा जाएगा। कायनात की इस हद से उस हद तक फैलाव होगा लेकिन ठहराव नहीं। कोई गीत सुहाना नहीं लगेगा और किसी दास्तान में जी नहीं अटकेगा। अब मौत की निशानियों का इंतजार किया जाएगा और बनाई के जुज़दान कर दिया जाएगा। अब न बोलने की गर्ज रहेगी न सुनने की चाहत। अब सारी दुनिया के एहराम अपनी बुलंदियों से गिर जाएंगे और पानी के ज़ख़ीरे अपना पानी उलट देंगे, तो भी क़यामत का गुमान ना होगा। सुबह तक वो फैसले के पेंडुलम पर झूलती रही। वो मरने का इरादा नहीं रखती और मरकर जिंदा रहने का भी। मीरा घर आ चुकी थी और एन भी। मीरा को न्यूयॉर्क जाना था। जिस टैक्सी में वो घर आई थी उसी टैक्सी में बैठकर वो एयरपोर्ट चली गई। एन उसका दरवाज़ा बजाती रही लेकिन उसने खोला ही नहीं। तुम ना सिर्फ खुद पागल हो बल्कि दूसरों को पागल कर देने की सलाहियत भी रखती हो। दरवाजे के बाहर एन तेज आवाज में बुड़बड़ा कर चली गई। वो रात भर उससे फोन करती रही थी लेकिन उसने उठाया नहीं था। वो समझी वो वहीं कहीं है लेकिन वो घर पर थी। बहुत सुबह वो शटरकॉक में किसी के भी उठने से पहले यूनी आ गई और बाहर से ही उसके गिर्द चक्कर लगाती रही। सड़कें सुनसान थी और यूनी भी। वो हसरत से उस इमारत को देख रही थी जिसकी याद आने पर वो सख्ती से आंखें मीच लिया करेगी। अपनी सांस को मतवाजन रखने के लिए उसे खुद से गहरी सांसें लेनी पड़ रही थी। उस इमारत के अंदर जाते ही उसकी नई जिंदगी ने सांसें लेनी शुरू कर दी थी और उस इमारत से बाहर होते ही वो नई नई सांसें आखिरी सांसें लेने लगी। इधर उधर किसी पार्क में बैठे, फुटपाथ पर चलते, कॉफी शॉप्स की शीशों की दीवारों से अंदर झांकते और मैनचेस्टर पर आखिरी उड़ान भरते जैसे परिंदों को देखते उसने काफी वक्त गुजार लिया और फिर वो अपने स्टोर आ गई। तुम्हारी ड्यूटी तो शाम में नहीं? मैनेजर ने पूछा। स्टोर रूम में कुछ जूते हैं, वो मुझे खरीदने हैं। वो जरा अटक कर बोली, ठीक है। वो स्टोर रूम में आ गई और वो जूते उठा लाई जिसे आलियान ने पहन कर देखा था और जब बाजा उसने ऐसी जगह छुपा दिए थे कि कोई और वर्कर उन्हें देखकर खरीद न सके। जूतों के वो 3 अदद जोड़े थे। मैनेजर ने उन्हें देखा तो शरारत से मुस्कुराने लगा। बेशक इनमें नुक्स मामूली हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि इस शाही खानदान के फर्द के लिए तुम इन्हें भी मामूली समझो और उन 3 के बजाय तुम एक वो ले लो जिसे मैंने एक मैगजीन में प्रिंस हैरी को पहने देखा है। उसने मुस्कुराकर कहा लेकिन उसकी तहरीक संजीदा थी। वो मुस्कुरा नहीं सकी और बता नहीं सकी कि जूते आलियान के लिए मामूली ही होंगे लेकिन उसके लिए बहुत खास हैं। वो उन्हें अपने पास रखना चाहती है। वो उन बाकियात को इकट्ठा कर रही है जो पूरा आलियान नहीं बना सकती। फिर क्या इरादा है प्रिंस हैरी के जूते के बारे में? जिस अंदाज से आलियान स्टोर आता था सबको अंदाजा हो चुका था कि वो जूते लेने तो हरगिज नहीं आता। बल्कि एक बार मैनेजर ने शीशे के पार सड़क की तरफ इशारा किया और कहा, देखो क्या ये वही है जिसने आज तक हमारे स्टोर से कुछ नहीं लिया सवाए तुम्हारे कीमती वक्त के? अमरा चिढ़ जाती, पता नहीं, उसकी आइसक्रीम खत्म हो चुकी है और तुम्हारी जॉब टाइमिंग भी।
वैसे वो तुमसे क्या कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे हाय हेलो करता जाऊं, या वो ये कहता है कि मैंने मैनचेस्टर के फलां कोने में वाक़या फलां रेस्टोरेंट दरियाफ्त कर लिया है जहाँ मिलने वाले फिश सूप इतने मज़े का है कि गुमान होता है कि उसके शेफ ने उस पर कोई जादू पढ़ कर फूंका है। और सुनो, वो पिछले 15 मिनट से इधर उधर टहल रहा है। वो ऐसे 15 मिनट तक इंतज़ार नहीं करते। अगर वो तुम्हारे सामने ये झूठ करे तो तुम मिस्ट्री से मुस्कुरा सकती हो। अब वो उदासी से मुस्कुरा दी और नफ़ी में सर हिलाया कि हैरी के जूते नहीं चाहिए। जूते स्टोर में ही रखवा कर वो बाहर आ गई। वो अपने वाजिबात लेने आई थी, लेकिन फिलहाल उसने वाजिबात को चंद घंटों पर टाल दिया। उसने खुद को भी चंद घंटों के लिए टाल दिया। उसे शिकवा होने लगा कि मैनचेस्टर पर जो धुंध उतर रही है वो उसकी आंखों में क्यों घुस रही है कि उसे चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है। अगर ऐसा ना हो तो वो तेजी से अपने काम समेट ले, बल्कि बहुत तेजी और फुर्ती से। और वो जो बार बार अपने वजूद पर किसी चीज के कायम होने का पता मालूम कर रही है तो उसे फुर्सत मिले और उसके काले कोट के अंदर क्या चीज पाश पाश हो चुकी है, जरा दम लेकर उसका हाल चाल भी पूछे। उसने खुद को मैनचेस्टर को खोजते पाया। अच्छा ख्याल था कि वह मैनचेस्टर को खोज रही है। कई लोगों ने उसके गुलाबी गालों और सुर्ख आंखों को ठटक कर देखा। उस पर तरस खाया जा सकता था और उसने खुद को काबिल रहम ही बना लिया था। उसके अंदर एक जज्बा बार बार सर उठा रहा था कि वो दुनिया को आग लगा दे और सबसे पहले खुद को। उसने नफरत से अपने खानदान के बारे में सोचा और फिर आखिरी नुक्ते पर ठहर कर वो खुद से नफरत करने में मशगूल हो चुकी थी। उसने दबे दबे गुस्से से दादा के बारे में सोचा और चाहा कि उन्हें अपने साथ खड़ा कर ले और उस शख्स की तरफ देखते रहने का हुक्म दे जो बर्निंग मैन के साथ जलकर राख हो चुका है। और क्या फिर भी दादा ये कहने का हौसला कर पाएंगे, हसब नसब लाओ। उसकी राख के ढेर पर भी खड़े होकर वो अपना सवाल नहीं बदल पाएंगे। क्या तब भी वो उसके दिल की बात मान लेने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे। ठंडी फुहार उसका सर भिगो रही थी और वो उन किस्से कहानियों में गलता हो चुकी थी जो माशरे में किताबों में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वही जिनमें सब होता है, बस मिलन नहीं होता। दास्ताने अमरा के साथ भी यही हुआ। बहुत कुछ उसने उल्टा पलटा कर दिया था और बाकी हालात ने वो किसी को राजी न रख सकी, खुद को न आलियान को। दोनों एक ही रास्ते पर चलते चलते एक दूसरे की पुश्त पर आ गए। वो अपनी वजूहात की वजह से पलट कर नहीं देख रहा था और ये अपनी पानी की धार बने, वो पानी के किनारे बन गए। घूम फिर कर वो फिर स्टोर आ गई अपने वाजिबात लेने। वाजिबात से ज्यादा मकसद जॉब छोड़ देने का अंदिया देना था। तुम्हारा कोई पूछने आया था? उसे देखते ही मैनेजर ने उसे बताया। आलियान, सांस से भी पहले नाम उसके हलक से निकला। कोई साई था, मैंने कह दिया तुम आई थी और चली गई। साई, वो बड़बड़ाई। वो काफी बार उसे फोन कर चुका था लेकिन उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की थी। उसने अपने अंदर साई के लिए भी नफरत महसूस की और गुस्सा भी। मुझे मेरे बकाया जात चाहिए। हाथ मसलते उसने कह दिया। तुम जॉब छोड़ रही हो? हाँ, उसने नजरें चुरा कर कहा। कहीं और जॉब मिल गई है? मुझे जॉब की जरूरत नहीं रही अब। तुम ठीक हो अमरा? वो अब ठटका। हाँ बिल्कुल। बैठ जाओ अमरा, मैनेजर ने नरमी से कहा। वो शीशे की दीवार के पास रखे स्टूल पर बैठ गई और गीली सड़क को देखने लगी। कहीं जा रही हो? दोनों हथेलियों को मसलते अमरा ने चौंक कर गीली सड़क पर से नजरें हटाई। उसे ये किसने बताया कि वो कहीं जा रही है? तो क्या उसे वाकई जाना होगा? उसके रुखसत के इस्तारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और उसके कयाम की अलामतें रोपोश हो गई हैं। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है और तुम कैसे जज्बात से आ रही खामोश सी जा रही हो। अगर तुम्हारा जाना जरूरी है तो अच्छे अंदाज से बाय कहकर जाओ, वरना मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें उस अंदाज में अलविदा कहूँ जिस अंदाज में मैंने तुम्हें खुश आमदीद कहा था। और सिर्फ इतनी सी बात पर वो फिर से रोने लगी और आंखों को रगड़ कर मैनेजर को देखा। मैं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। फिर जॉब क्यों छोड़ रही हो? ये देखने के लिए क्या कुछ छोड़ सकती हूँ मैं।
मैं सब छोड़ सकती हूँ लेकिन उसे नहीं। पूरी शिद्दत से जाने का फैसला करने के बावजूद मैं सारी कुव्वतें लगाकर खुद को रोक लेना चाहती हूँ। मुझे रोक लें प्लीज। रुक जाओ अमरा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। रह जाओ यहाँ, दुनिया के किसी और कोने में। मैं कैसे रह सकती हूँ अब भला? दुनिया के इस कोने के अलावा तुम्हें कहीं और रहने की जरूरत नहीं। यहाँ भी अब मेरी जरूरत नहीं रही। यहाँ भी नहीं रह सकती, यहाँ से जा भी नहीं सकती। इसे इतनी जल्दी क्यों थी? मुझे हंसाने और रुलाने के काम उसने इतनी जल्दी क्यों किए? उसने मैनेजर की तरफ देखने से गुरेज किया। मैनेजर विल्सन हमदर्दी से उसे देखने लगा। वो जूतों वाला, बहुत कुछ वो पहले समझ चुका था, अब मुकम्मल समझ रहा था। मैं अपने जाने के सामान कर रही हूँ और खुद को रोक लेने के भी। मैं बुरी तरह से मुंतशिर हूँ। मेरा एक हिस्सा मेरी मिट्टी में है और एक उसके वजूद में। मैं खुद को कहाँ खड़ा करूँ और कहाँ से चलता करूँ, मैं फैसला नहीं कर पा रही। विल्सन, मैंने उसे खेल नहीं समझा था, लेकिन खेल की तरह ही खेल गई। इसीलिए तो मोहब्बत में हार जीत होती है। अगर हम उससे ना खेलें तो ऐसा तो ना होता, सिर्फ जीत ही हो, बस जीत। विल्सन मेज के किनारे से टिक कर खड़ा हो गया। अमरा उर्दू में बोल रही थी। उसे अल्फाज समझने में दिक्कत थी, महसूसात समझने में हरगिज नहीं। मैंने हर खूबसूरत शय की तरफ सर उठाकर देखा है, आंखें गाड़ कर, दिल जमा कर, फिर भी मैं ये यकीन हासिल नहीं कर पाई कि मैं उनके सहारे जी लूंगी। वो मेरे लिए कुछ तो सहारा बन जाएंगी। देखो ये सड़क पर चलते लोग, हंसते मुस्कुराते लोग मुझे कितने हैबतनाक लग रहे हैं, और ये आसमान से बरसते फव्वार मुझे इस पर भी तरस आ रहा है। मुझे ये कैसी हकीर भी लग रही है। ये मेरे आंसू से मुकाबला कर रही है, और मैंने सारी बड़ी नेमतों को गिन कर देख लिया है। उनके अंबार भी मुझे दिए गए तो मेरे लिए राय बराबर खुशी का समान ना हो सकेगा। मैं कभी हिसाब में अच्छी नहीं रही, और देखो आज हर गम के जवाब में वो निकलता है, और हर खुशी के सवाल में भी मेरा हिसाब अच्छा हो गया है। मेज पर रखे टिश्यू बॉक्स का विल्सन ने उसके आगे करना काबिल तहकीर जाना। वो बच्चों की तरह अपने किसी प्यारे खिलौने के टूट जाने पर नहीं रो रही थी। उसे लाड़ से चुप करवाया जा सकता था, न तसल्ली से। अब सिर्फ उसकी आंखें खुश कर देना काफी नहीं होगा। मैं सोचती हूँ अगर अपनी हथेलियों पर आंसू बहाती रहूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए कान उसके मुंह के पास ले जाने पड़ते। उसने तो साबित किया कि वो खुद अपने आप से बात कर रही थी। मैं उसे कभी ये नहीं बता सकी कि वो मुझे कितना अच्छा लगता है। अब उसे कौन बताएगा कि अमरा ने उसे कितना पसंद किया, इतना कि मैंने उसके पलट जाने पर उसकी पुष्ट को ओझल हो जाने तक देखा, और उसके सामने आने पर मैंने अपनी नज़र से उसकी नज़र उतारी। अगर वो मुझे ना मिला होता तो मुझे ये कभी मालूम ना होता कि खुदा की रहमत कैसे इंसानी सूरत मुजस्सम होती है, और अगर करम और मेहरबानी की कोई पहली सूरत है तो वो उस जैसे इंसान की जिंदगी में शामिल होना है। अंधेरों पर काबिज हो जाने वाला वो रोशन सितारा जो तुलू हुआ करता है, गुरूब नहीं। रात को आंखें बंद करने से पहले मुझे ये मंजर देखना याद रहता है कि कैसे वह सर को उठाकर कहके लगाता है। मुझे दिली सुकून मिलता है उस मंजर को दोहराकर जब वो मेरा मास्क उठाने झुका था। जो मुस्कुराहट उस वक्त उसने अपने होंठे पर सजा रखी थी, वो उन जज्बों को अता की जाती है जो अब नापैद होते जा रहे हैं। उस मुस्कुराहट से मैं उसकी मदह हो गई और तलबगार भी। मैं उसे ये भी नहीं बता सकी कि वो खामोश रहता है तो गुनगुनाता हुआ लगता है, और अगर वो गुनगुनाने लगे तो सारी खामोशियों को जगाता लगता है। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया, और ना उसने मुझे सुना। उसने अपने कान वीरा के मुंह के आगे कर दिए। कितनी जल्दी में था वो। बदहैयत होती है ऐसी उजलत की मुट्ठी में कैद कर लेने वाले मुट्ठी खोल देने पर माइल हों। अपने वजूद को साकित रखे, दोनों हाथ गोद में रखे उसे देखते विल्सन की नजरों में तरहम्मुम बढ़ता जा रहा था। वो एक मुजस्समा थी जिसे जिस शिद्दत से तराशा गया उसी शिद्दत से तोड़ दिया गया।
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो एक दिन खुद तुम्हारे पास आएगा। विल्सन जितनी बात उसके अंदाज से समझ चुका था उसे उसने कह दिया। मुझे भी यही खुशगुमानी थी। खुशगुमान होना अच्छा है, बजाय बदगुमान होने के अपने दिल को हल्का कर लो, लेकिन कहीं मत जाओ। जिस हालत में वो बैठी थी उसी हालत में उठकर बाहर आ गई। वक्त के साथ साथ मोहब्बत ने शिद्दत इख्तियार कर ली। ड्रैगन परेड तक वो कुछ और थी, अब कुछ और थी। चश्मा दरिया बन चुका था और दरिया ऐसे पानियों में गिरता था जिसकी वसअत की कोई हद नहीं थी। जो कुछ उनके दरमियान हो चुका था वो अब से पहले आम और मामूली लगता था। कहानी का एक अलमिया हिस्सा जो हर किस्से कहानी से जुड़ा होता है और फिर से सब खुश। और अब जब वाकई आलियान किसी और के सुपुर्द हुआ था तो सब खुशफहमियां, गलत फहमियां दूर हो गई थीं। सब इतना आसान नहीं था। हकीकत सोचों और अंदाजों से कहीं आगे की चीज होती है। उसने अपने हाथ में पकड़े शॉपर को देखा। क्या वो इतने से आलियान पर राजी हो जाएगी? नहीं, हाँ नहीं। खुद से कई हजार बार ये सवाल पूछ चुके और उसका जवाब जान चुके और अपना सब कुछ हार चुके आलियान को जीतने के लिए उसने एक आखिरी जुआ भी खेल लेना चाहा। उसके खानदान को हसब नसब चाहिए था और उसे वो खानदान के नाम पर उसके पास कुछ तो होगा, कोई तो, और न जाने वो कितना मोतबर हो के इतराज का सवाल ही ना उठे। वो वीरा को हाँ कह चुका है तो ना भी कह देगा। अमरा की हाँ के बाद किसी ना की गुंजाइश नहीं रहेगी। उसने कोट की जेब से फोन निकाला और काफी देर तक उसे देखा। वो पहले भी एक बार उस नंबर पर फोन कर चुकी थी। उसे कुछ नहीं बताया गया था, बल्कि उल्टा उन्हें ये शक हो गया था कि वो सिर्फ पैसों के लिए जाहिर कर रही है कि वो उनकी मदद भी कर सकती है। बर्निंग मैन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे ये बताने लगा जल जाना दरअसल क्या होता है। लेकिन बर्निंग मैन ये नहीं जानता था कि आग से जल जाना जुदाई की आग से जलने से बहुत कम तकलीफ दे होता है, बहुत ही कम। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।